Okay, so guys, next we come to capital account. Now, as I've told you, capital account will record transactions which will have longer maturity period. Necessarily, the maturity period will be more than 1 year, and this account will comprise of transactions where the transactions themselves will be irregular in nature. Plus, the transactions will definitely have some kind of repayment liability also. Now, on the basis of this, capital account majorly comprises of 5 major sub-components. इसके 5 सब-components हैं. वैसे तो 4 ही हैं, लेकिन एक ही कंपोनेंट को 2 पार्ट में डिवाइड करने के कारण ये 5 कंपोनेंट्स के फॉर्म में हमें नज़र आता है इसमें, राइट. सो इफ़ यू लुक टू बुक्स यू मे फाइंड 4 कंपोनेंट्स मेंशन्ड देयर, है ना. ये जो सेकंड कंपोनेंट हमने यहाँ लिखा है ये शायद ना हो, क्योंकि ये सेकंड कंपोनेंट जो है पहले का ही एक्सटेंशन है, ठीक है. सो डोंट गेट कन्फ्यूज्ड इफ़ यू आर लुकिंग अप एट बुक्स एंड इफ़ यू आर रेफरिंग टू सम मटीरियल. सो हो सकता है वहाँ पे 4 ही लिखा हो, राइट, क्योंकि एक जो है एक्सटेंशन है. आई विल कैटेगराइज इट इन 5 पार्ट्स, राइट. जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो प्रैक्टिकली हमें देखने को मिलता है, अगर हम भारत का उठाएंगे अकाउंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट, करंट कैपिटल, तो आपको ये 5 पार्ट्स देखने को मिलेंगे, ठीक है. सो द वेरी फर्स्ट कंपोनेंट दैट वी हैव हियर इज नेट एक्सटर्नल असिस्टेंस, NEA, नेट एक्सटर्नल असिस्टेंस. सेकेंड है आपका शॉर्ट टर्म एक्सटर्नल डेप्ट. थर्ड कंपोनेंट इज नेट एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स. Fourth is net banking capital, NBC, and fifth is net foreign investment, NFI. ठीक है. So we'll divide this, we'll look at each of these terms one by one. So let's begin with the very first one, which is net external assistance. पहले से शुरुआत कर रहे हैं net external assistance. So क्या है net external assistance? See, net external assistance will comprise of all the official loans. इसको अगर याद रखना है तो एक फ्रेज याद रख लो, that this is nothing but official loans. And I've told you, wherever you find the term official, जहाँ पर भी official दिख गया, इसका मतलब क्या है? सरकार या सरकार से रिलेटेड कोई इंस्टीट्यूशन होगा, राइट. देयर मस्ट बी सम गवर्नमेंट, सेंट्रल स्टेट और गवर्नमेंट रिलेटेड इंस्टीट्यूशन. गवर्नमेंट रिलेटेड इंस्टीट्यूशन, राइट. लोन है विच मीन्स गवर्नमेंट और गवर्नमेंट रिलेटेड इंस्टीट्यूशंस. बोरोविंग्स और बोरोविंग्स भी कैसी हैं? एक्सटर्नल हैं, राइट. बोरोविंग्स कैसी हैं? एक्सटर्नल हैं, विच मीन्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एनी गवर्नमेंट रिलेटेड इंस्टीट्यूशन हैज़ बोरोड फ्रॉम ओवरसीज. कोई बाहर की एजेंसी से, कोई बाहर की सरकार से या प्राइवेट बॉडी से या किसी बाहर के बैंक से उधार लिया है, ठीक है ना. सो उसको क्या कहाँ लिखेंगे? दैट विल बी कैटेगराइज्ड अंडर नेट एक्सटर्नल असिस्टेंस. सो दिस सिंपली मीन्स लोन्स, स्पेशली ऑफिशियल लोन्स विच आर गवर्नमेंट और गवर्नमेंट रिलेटेड इंस्टीट्यूशंस, राइट. सो इफ एनी लोन इज टेकन फ्रॉम ओवरसीज लेंडर्स दैट विल बी कैटेगराइज्ड अंडर नेट एक्सटर्नल असिस्टेंस. इसको आप एग्जाम्पल के फॉर्म से ज़्यादा बेटर समझेंगे, राइट. सो लेट मी टेक मल्टीपल एग्जाम्पल्स हियर. जैसे एग्जाम्पल 1 लेते हैं, राइट. सो लेट्स से आवर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ टेकन अ लोन फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ जापान. भारत की सरकार ने जापान की सरकार से लोन लिया है ना. अब जापान में कोई भी दे रहा उससे मतलब नहीं है. लोन लिया किसने है? ऑफिशियल वर्ड का मतलब है भारत की सरकार ने लिया है, राइट. सो लोन टेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम लेट्स से गवर्नमेंट ऑफ जापान. गवर्नमेंट ऑफ जापान. Similarly, right, example number 2. Example number 2 could be, let's say some particular state government has borrowed from some foreign agency, right. So let's say my state government of Andhra Pradesh, state of Andhra Pradesh has borrowed from, let's say, has taken a loan from World Bank. सो आंध्र प्रदेश ने किसी प्रोजेक्ट के लिए वर्ल्ड बैंक से लोन लिया है. कोई डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट है, मान लीजिए कोई रोड है, हाईवे है, राइट, या फिर मान लीजिए रूरल एरियाज़ में इलेक्ट्रिसिटी सेटअप कर रहा है, तो उसके लिए बाहर से लोन ले लिया. दिस कैन ऑल्सो बी सम गवर्नमेंट रिलेटेड इंस्टीट्यूशन, राइट, बोरोइंग मनी. सो लेट मी अज्यूम, लेट्स से एग्जाम्पल 3, NTPC, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, हैज़ बोरोड, हैज़ टेकन अ लोन
फ्रॉम लेट्स से कोई भी, अगेन डेवलपमेंटल बॉडी आप कोई भी ले लीजिए जो लोन देती हो, है ना. जैसे हम अज्यूम कर लें ADB से ले लिया है, ADB से ले लिया है, राइट, कोई रोड प्रोजेक्ट के लिए, हाईवे के लिए, ठीक है. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड हियर दैट द लोन हैज़ टू बी टेकन बाय आइदर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और सम गवर्नमेंट रिलेटेड इंस्टीट्यूशन, ठीक है. जस्ट टू क्लैरिफाई, राइट, इफ लेट्स से एनी ऑफ दीज इंस्टीट्यूशंस टेक्स अ लोन फ्रॉम प्राइवेट बैंक ऑल्सो, अगर कोई निजी संस्था से भी बाहर से लोन लिया गया है तो भी वो यहीं लिखा जाएगा. यहाँ पर रिसीविंग एंड पर गवर्नमेंट होना चाहिए, राइट. सो लेट्स से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ टेकन अ लोन फ्रॉम प्राइवेट इंस्टीट्यूशन outside India, that will also be considered under net external assistance, ठीक है. तो सिंपल सा मतलब है, ज़्यादा टिपिकल नहीं है. What you have to remember is that if let's say a loan has been taken, है ना, पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं. So if government of India has taken a loan from government of Japan for a period of 10 years, 10 साल के लिए लोन लिया, ठीक. तो शुरू के 9 साल, right, loan is taken for a time period of 10 years by government of India from government of Japan, right. So for the first 9 years, पहले 9 साल ये कहाँ लिखा जाएगा? This will be mentioned under net external assistance, net external assistance, right. फिर in the last year, right, when the entire principal amount has to be paid back, when the loan amount has to be cleared off, then in that particular year, for accounting convenience again, we will categorize this under the second term, है ना. जो second term हमने वहाँ mention किया है, which is short term external debt. जो second component है short term external debt, वहाँ इसको mention कर देंगे, ठीक है. I'll come to this in a while, ठीक है. अभी के लिए इतना, that we will mention this under short term external debt, ठीक है. एक बार इसी को समझते हैं. So net external assistance है, we are finding that the term net is also mentioned here. अगर term net है, right, तो भारत की सरकार ने लोन लिया भी है और दिया भी है, मान लो, right. If we have given a loan to some other country outside, right, so that also needs to be deducted here. So यहाँ पर आपको याद रखना है एक important fact, that if a loan has been taken, right, वो हमारे लिए रिसिप्ट है, और अगर लोन दिया है तो वो ऑटोमेटिकली हमारे लिए डिडक्ट होगा, राइट. दैट विल बी एन एक्सपेंडिचर. सो लोन टेकन इज अ रिसिप्ट हियर. लोन विच इज गिवन आउटसाइड टू सम अदर गवर्नमेंट, ठीक है, श्रीलंका की सरकार को दिया, नेपाल की सरकार को दिया. सो लोन विच इज गिवन हैज़ टू बी सबट्रैक्टेड. ये क्यों कर रहे हैं? वी आर डूइंग दिस बाय बिकॉज देयर इज अ टर्म नेट हेयर. सो ये हो गया इनकमिंग, ये हो गया आउटगोइंग, राइट. इनकमिंग माइनस आउटगोइंग विल गिव यू नेट हेयर. सो ये हो गया पहला कंपोनेंट विच इज नेट एक्सटर्नल असिस्टेंस. नेक्स्ट आई टेक यू टू द सेकेंड कंपोनेंट विच इज शॉर्ट टर्म एक्सटर्नल डेप्ट. शॉर्ट टर्म एक्सटर्नल डेप्ट. Now the moment you look at this term, you will find there is no mention of net here. पहली चीज़ जो आपको समझनी है वो ये है कि भैया यहाँ नेट शब्द का प्रयोग नहीं हो रहा है, ठीक है. तो कोई गलती नहीं है, कोई मिस्टेक नहीं है, डेलिबरेटली यहाँ पर नेट शब्द का उपयोग नहीं होगा. नेट टर्म विल नॉट बी यूज्ड हियर. एंड इन ऑर्डर टू रिमेंबर दिस, जस्ट रिमेंबर द फेज दैट शॉर्ट टर्म एक्सटर्नल डेप्ट सिंपली रेफर्स टू इमीडिएट लायबिलिटी. ये किस चीज़ को डिनोट करता है? It simply refers to immediate liability. Immediate liability, ठीक है. Immediate liability का मतलब क्या हुआ, right? For example, in the past example that I took, Government of India took a loan from Government of Japan for a period of 10 years. So for the first 9 years, पहले 9 साल तो हमने उस लोन को लिखा under net external assistance. But in the 10th year, when the entire amount is to be repaid back,
है ना, जब हमें मेक श्योर करना है कि भाई पूरा अमाउंट वापस दिया जाएगा, है ना, तो उस टाइम पर इसको कहाँ लिख देंगे, वी विल मेंशन दिस अंडर शॉर्ट टर्म एक्सटर्नल डेप्ट, शॉर्ट टर्म एक्सटर्नल डेप्ट. नाउ रिमेंबर दिस इज मोर लाइक एन अकाउंटिंग कन्वीनियंस. ठीक है, ये हम एक अकाउंटिंग कन्वीनियंस के तहत इस टर्म को लिख रहे हैं. अकाउंटिंग कन्वीनियंस का मतलब, सी वी आर मेंशनिंग दिस डेलिबरेटली सो एज टू ब्रिंग इट टू द नोटिस ऑफ द एंटिटी विच हैज़ टू रिटर्न दिस मनी, है ना. मान लीजिए अगर स्टेट गवर्नमेंट है तो स्टेट गवर्नमेंट को पता होना चाहिए कि भाई हमें वापस इस साल में इतना पैसा चुकाना है, राइट. या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिया है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जहन में हो, नोटिस में हो दैट दे हैव टू रिटर्न बैक दिस अमाउंट ऑफ मनी, राइट, दिस ईयर. Also, right, this is also for RBI to keep in mind, as RBI is the custodian of forex reserves. So RBI will also keep in mind that it will have to maintain some extra in that currency's denomination. For example, हमने गवर्नमेंट ऑफ जापान से लोन लिया, राइट, तो 10th ईयर में RBI मेक श्योर करेगा कि हमारे पास जो येन का रिजर्व है वो बढ़ा रहे, ज़्यादा रहे, है ना, कि अगर हम लोन भी रीपे कर देते तब भी हमारे पास कुछ येन बच जाए. ठीक है, सो ऑटोमेटिकली जो एजेंसीज इन्वॉल्व हैं, जो स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हैं, राइट, उनके लिए ये कन्वीनियंस के फॉर्म में क्रिएट कर रहे हैं कि आइडिया रहे दैट दिस अमाउंट ऑफ मनी हैज़ टू बी रीपेड बैक इन दैट फॉरेन करेंसी डिनोमिनेशन. ठीक है ना. थर्ड कंपोनेंट दैट आई हैव इज योर द सेकेंड कंपोनेंट में ही, है ना, द टर्म नेट, व्हाई इट इज़ नॉट बीइंग यूज्ड. अगर इसी पर थोड़ा सा डेलिब्रेट करें कि भाई नेट शब्द का उपयोग यहाँ क्यों नहीं कर रहे हैं, तो हमने बताया कि ये अकाउंटिंग कन्वीनियंस के तहत इसे बनाया गया, राइट. फॉर एग्जाम्पल इफ आई स्टार्ट मेंशनिंग द टर्म नेट, मान लीजिए मैं नेट शब्द का उपयोग करूं, तो नेट शब्द का उपयोग करते ही क्या होगा, लेट्स से इफ वी हैव टू पे बैक द मनी दिस ईयर, मान लीजिए यही है 10वां साल, है ना, और हमें जो है गवर्नमेंट ऑफ जापान को लोन चुकाना है. हो सकता है हमने भी लोन दिया हो सरकार को, राइट, वहाँ पर, और उन्हें भी वापस हमें चुकाना है, राइट. सो लेट्स से वी हैव टू रीपे देयर लोन इन द मंथ ऑफ सितंबर, बट दे आर गोइंग टू रीपे अस बैक इन द मंथ ऑफ लेट्स से जनवरी 2023 और दिसंबर 2022, जो भी लेना चाहो आप, राइट. अगर हम ये ऐसा करते हैं तो क्या होगा कि कुछ कंपोनेंट ऑफ मनी जो हमें रिटर्न बैक करना है और कुछ कंपोनेंट ऑफ मनी जो हमारे पास आएगा उसको आप पॉजिटिव नेगेटिव लेके नेट निकाल लोगे, है ना. मान लीजिए हमें यहाँ पे 100 येन जो है चुकाना है और हमारे पास 80 येन आएगा, राइट. तो नेट कितना अरेंज करें, बस 20 येन. विल दैट बी सफिशिएंट इनफ? नहीं. You can understand it very well that this component of money will come to us in January or December, whatever it is, but we have to repay it back in September itself, है ना. That is why we don't use the term net here. ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे नेट यूज़ करने से क्या होगा, वो जो अकाउंटिंग कन्वीनियंस हमने क्रिएट करी है नलीफाई हो जाएगी वो, राइट, दैट विल बी नलीफाइड. सो एंटायर पर्पज हियर विल बी डिस्ट्रॉयड. तो इसलिए हम नेट शब्द का उपयोग इस कॉम्पोनेंट में नहीं करते हैं. ठीक है, एक तरह से सब कॉम्पोनेंट ही यही है, आप देख सकते हैं पहले कंपोनेंट का. थर्ड कंपोनेंट दैट आई हैव इज योर नेट एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स. वी हैव ऑलरेडी स्टडीड एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स. आई हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट ECBs. मार्केट्स में मैंने पहले भी आपके साथ बात करी है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स की, एंड आई टोल्ड यू स्पेसिफिकली दैट कमर्शियल एंटिटीज, कॉर्पोरेट्स आर द वंस विच आर गोइंग टू बी बोरोइंग फ्रॉम ओवरसीज लेंडर्स, है ना. तो ये क्या है, अपने आप में लोन ही है ना, डेप्ट इंस्ट्रूमेंट ही है, using which corporate entities sitting in India are borrowing from overseas lenders, right. So this is nothing but a type of loan, type of borrowing, nothing but a type of borrowing associated with commercial entities. Now commercial entities or corporates, right, when they borrow from overseas lenders, ठीक है. तो बाहर के एंटिटीज से अगर हमने बोरो किया है, ओवरसीज बैंक्स से हमने बोरो किया है ना, कॉर्पोरेट एंटिटीज ने, कमर्शियल एंटिटीज ने, सो दैट विल बी कैटेगराइज्ड हियर इटसेल्फ. ठीक. अगर आप ध्यान से देखें तो हम क्या कर रहे हैं, पहले कंपोनेंट में, राइट, गवर्नमेंट कैन बोरो मनी, central state government related institution can borrow money from outside, so we have categorized it under net external assistance. Secondly, even commercial entities sitting in India can borrow from outside, so we have categorized it under net external commercial borrowings, right.
नाउ वी कैन ऑल्सो बोरो फ्रॉम इंडिविजुअल एंटिटी सिटिंग आउटसाइड, जो बाहर बैठी हुई इंडिविजुअल एंटिटीज हैं उनसे भी बोरो कर सकते हैं, और उसको भी हम कैटेगराइज कर देंगे नेक्स्ट टर्म में, राइट। इसी टर्म की अगर मैं बात करूं तो नेट शब्द का उपयोग किया है, राइट, विच मीन्स इफ वी हैव बोरोड फ्रॉम, इफ आवर कॉर्पोरेट एंटिटीज हैव बोरोड फ्रॉम आउटसाइड, दैट विल बी द इनकमिंग पार्ट, ठीक है। तो ओवरसीज बैंक से जो हमने बोरो किया, ओवरसीज लेंडर से जो हमारी कॉर्पोरेट्स ने बोरो किया, कॉर्पोरेट्स ऑफ इंडिया ने, है ना, तो ये तो हो गया इनकमिंग पार्ट पॉजिटिव में। और जो मान लीजिए हमारे बैंक्स ने दिया या हमारे तरफ से जो भी लोन दिए गए बाहर के कॉर्पोरेट्स को, बाहर की कंपनीज को, दैट विल बिकम द आउटगोइंग पार्ट, राइट। सो यू टेक दिस एज पॉजिटिव एंड टेक दिस एज नेगेटिव, ऑटोमेटिकली दिस बिकम्स योर नेट। Okay, so guys, next I take you to the fourth component of capital account, which is net banking capital. Net banking capital, right? Short में इसे NBC कहते हैं. So net banking capital means when a resident of a country keeps his money or deposits money in the bank of some other country, right? For example, let's say a citizen of US has deposited his money in a bank in India. So SBI में जाके उन्होंने बैंक में डिपॉजिट कर दिया है, right? सो उन्होंने FD करा दिया, फिक्स डिपॉजिट करा दिया, रिकरिंग जो भी कराया है, राइट। नाउ व्हाई डू यू थिंक दीज पीपल आर डिपॉजिटिंग मनी? नाउ दे आर डिपॉजिटिंग मनी नॉट फॉर द पर्पसेस ऑफ सेंडिंग इट टू द रिलेटिव्स, नॉट फॉर द पर्पसेस ऑफ कंजम्पशन, दे आर बेसिकली सेंडिंग मनी, डिपॉजिटिंग मनी इन द बैंक्स स्पेसिफिकली फॉर द रीजन दैट इन इंडिया द इंटरेस्ट रेट्स रिमेन हाई, है ना, और इंटरेस्ट रेट्स अगर हाई हैं, दिस विल जनरेट अ हायर लेवल ऑफ इंटरेस्ट इनकम फॉर देम, राइट। सो नेट बैंकिंग कैपिटल मेजरली जो इंडिया में आता है, राइट, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ NRI डिपॉजिट्स और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन डिपॉजिट्स, राइट। दे आर द वंस हु आर डिपॉजिटिंग मनी इन इंडियन बैंक्स स्पेसिफिकली फॉर द पर्पसेस ऑफ इंटरेस्ट इनकम, ठीक है। इंटरेस्ट इनकम जनरेट करने के लिए ये आपके पास डिपॉजिट्स आएंगे, राइट। सो अगर बाहर से डिपॉजिट्स आ रहे हैं तो ये रिसिप्ट्स हुआ, राइट। बाहर से मान लीजिए NRI से, PIO से या फॉरेनर्स से भी अगर डिपॉजिट्स आ रहे हैं, राइट, डिपॉजिट्स आर कमिंग इनटू सम डोमेस्टिक बैंक ऑफ इंडिया, सम डोमेस्टिक बैंक ऑफ इंडिया, राइट, दिस विल बी कंसिडर्ड एज पॉजिटिव। ये तो हो गया रिसिप्ट्स पार्ट, ठीक है। क्यों आ रहे हैं? ताकि भाई यहाँ पे कुछ इंटरेस्ट इनकम जनरेट हो पाए। आपको याद होगा हमने इंटरेस्ट इनकम की बात पहले ही करंट अकाउंट में कर ली है, वी हैव ऑलरेडी कंसिडर्ड दिस अंडर करंट अकाउंट, राइट। नेट इन्वेस्टमेंट इनकम हमने डिस्कस किया, तो नेट इन्वेस्टमेंट इनकम में ये ऑलरेडी हमने इसको कंसिडर कर चुके हैं इंटरेस्ट इनकम को, ठीक है। नाउ इफ लेट्स से आवर सिटीजंस हैव केप्ट देयर मनी विद फॉरेन बैंक्स, बाहर के बैंकों में पैसा रखा है, डिपॉजिट कराया है, राइट, किसने? इंडियन सिटीजंस ने। किस लिए किया है? ताकि इनको यहां से इंटरेस्ट मिल पाए, कुछ इंटरेस्ट जनरेट कर पाए, राइट। सो दैट विल बी कंसिडर्ड एज नेगेटिव। दोनों, इसको हम पॉजिटिव लेंगे, इसको नेगेटिव लेंगे, दोनों को ऐड अप किया, दिस विल गिव अस नेट बैंकिंग कैपिटल, नेट बैंकिंग कैपिटल, ठीक है। नाउ इफ समबडी आस्क्स यू व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेमिटांसेस एंड नेट बैंकिंग कैपिटल और NRI डिपॉजिट्स, सिंपल सा क्वेश्चन है, राइट, कि रेमिटांसेस और NRI डिपॉजिट्स में क्या फ़र्क है, सोचना, राइट। दो टर्म्स हैं, पहला है रेमिटांसेस, दूसरा आ रहा है NRI डिपॉजिट्स। इनफैक्ट आई वुड लाइक टू शेयर समथिंग विद यू हेयर, राइट। आप क्या कर सकते हो, आप किसी भी प्राइवेट बैंक की वेबसाइट पे जा सकते हो, राइट, गो टू एक्सिस, गो टू HDFC बैंक्स वेबसाइट एंड ट्राई एंड चेक द इंटरेस्ट रेट्स। जो डिपॉजिट्स पे इंटरेस्ट रेट्स ऑफर कर रहे होंगे वो चेक करना, आपको नज़र आएगा कि जो डोमेस्टिक डिपॉजिटर्स हैं, राइट, जो इंडियंस हैं, जो एक्सिस में पैसा जमा कर रहे होंगे, कितना डेज़ के लिए डिपॉजिट कर रहे हैं, राइट, डेज एंड ईयर्स के हिसाब से वहाँ पर इंटरेस्ट रेट मेंशन होगा। Now when you scroll down in the document you will find that there will be written something called as NRI deposits. ऊपर लिखा होगा NRI deposits, which means if foreigners are depositing money in Axis Bank, then, right, with respect to the limit, 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ ऐसे लिमिट के हिसाब से वहाँ पर इंटरेस्ट रेट्स मेंशन होंगे। इसका मतलब बैंक्स को पता है कि हमारे पास बाहर से कस्टमर्स आ रहे हैं जो हमारे पास डिपॉजिट कर रहे हैं पैसा, राइट, विद द पर्पसेस ऑफ जनरेटिंग इंटरेस्ट इनकम, राइट।
चलो कमिंग बैक, राइट, व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन दीज टू? देखो यहाँ पर जो पैसा आ रहा है, राइट, either Indians who are working outside are sending money, or persons of Indian origin, or even foreigners who may have relatives sitting in India, they are sending money to them, right? But this money that they are sending, जो भी बाहर से करेंसी फॉरेन मनी के टर्म्स में भेज रहे हैं, राइट, they are sending it for the purposes of consumption. भाई आप बाहर काम करने गए, आपने पेरेंट्स के पास पैसा भेजा, क्यों भेजा है? कंजम्पशन के लिए भेजा है कि भाई आपका खर्चा चलता रहे, राइट. लेकिन अगर आप बाहर जाके डिपॉजिट कर रहे हैं, राइट, अगर कोई पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन या कोई बाहर से फॉरेनर डिपॉजिट कर रहा है, राइट, इफ़ ही इज़ डिपॉजिटिंग इनटू बैंक्स और एफडी बना रहा है, फिक्स डिपॉजिट करा रहा है 5 साल का, 3 साल का, सो ये किस लिए कर रहा है? दिस हैज़ बीन डन फॉर द पर्पसेज ऑफ जनरेटिंग इनकम इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट. ठीक है, सो डिफरेंस ये है, दिस इज द मेजर डिफरेंस, कि ये पैसा आता है कंजम्पशन के लिए और ये पैसा आता है इन्वेस्टमेंट के लिए, ताकि इस पर इंटरेस्ट जनरेट किया जा सके. ठीक है, सो दिस इज द डिफरेंस. सो दिस इज आवर नेट बैंकिंग कैपिटल, राइट. नेक्स्ट आई टेक यू टू द फिफ्थ टर्म विच इज नेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट. 5वें टर्म पर आते हैं, नेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट. नाउ रिमेंबर दैट नेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट कैन बी डन इन 2 ways. Net foreign investment can be done in 2 ways. A, it can be done as direct investment, जिसको हम कहते हैं foreign direct investment, right? Or it can be done in indirect way also, which is called as foreign portfolio investment or foreign investment done by institutional investors. ठीक है, सो ये तो पैसा आया जो मार्केट्स में आएगा, राइट, फाइनेंशियल मार्केट्स में, आपके कैपिटल मार्केट्स में, राइट. बट ये क्या है, राइट? FDI, foreign direct investment, means that foreign firms which are engaged in some sector outside, let's say steel, right, or let's say FMCG, or let's say telecom, right, so जिस भी सेक्टर में वहाँ पर इन्वॉल्व है, उसी रिस्पेक्ट में भारत में आके भी ऑपरेट करना चाहता है, एंड दैट इज़ वाई दे हैव ओपनड अप अ फैक्ट्री, दे हैव ओपनड अप अ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, राइट, और दे आर बिल्डिंग अप अ नेटवर्क हेयर सो एज टू प्रोवाइड वेरियस सर्विसेज. So a foreign firm in some sector operating outside India invests money in some other country or in India, right, with the purposes of generating returns, with the purposes of generating profits, right, in the same economic sector. So that will be called as foreign investment. Now a very good example of FDI, right, पहले तो मैं लिख ही देता हूँ क्या है. FDI में क्या होगा? Some foreign company operating in some sector invests money in some other country in same sector. A very good example of this could be Vodafone. सो हमारे यहाँ की कंपनी तो है नहीं, बाहर की कंपनी है, यूरोप में ऑपरेट करती है, राइट, पर आई भारत में और टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइड करने के दृष्टिकोण से, पॉइंट ऑफ व्यू से, दे हैव सेट अप अ नेटवर्क इन इंडिया, राइट, एंड नाउ दे आर ऑपरेटिंग विद द पर्पसेज ऑफ जनरेटिंग प्रॉफिट्स. सो ये क्या हुआ? दिस इज अ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. ठीक है. Then we can also talk of companies like Starbucks which have come into partnership with a domestic firm, right? So पार्टनरशिप के फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकता है कि भाई स्टारबक्स ने पार्टनरशिप कर ली टाटा से और साथ में मिलके जो है वापस वही अपना मॉडल जो है यहाँ पर रिपीट कर रहा है, कैफ़ेज़ खोल रहा है, राइट, कॉफ़ी बेच रहा है, अलग प्रोडक्ट्स बेच रहा है, राइट. सो दिस कैन ऑपरेट आइदर इंडिपेंडेंटली, तो सिंगल हैंडेडली अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अलाउ कर दे तो 100% ओनरशिप के साथ चल सकता है, नहीं अलाउ करता तो पार्टनरशिप में भी जा सकता है. दैट कैन बी अ पॉसिबल केस ऑल्सो, राइट. सो यहाँ पर जो भी हमारी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की पॉलिसी होगी, राइट, जिस कंट्री में आ रहा है ना, जहाँ पर रिसिप्ट्स आ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल नेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, सो वट एवर इज गोइंग टू बी इंडियाज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, राइट, इन दैट सेक्टर विल बी द गवर्निंग प्रिंसिपल फॉर दैट कंपनी. सो ये तो हो गया हमारे पास फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, राइट. इसमें भी नेट लेना है, राइट. नेट का मतलब क्या हुआ? सो बाहर से जो आ रहा है वो इनकमिंग हो गया. सो वोडाफोन इन्वेस्टिंग मनी इन इंडिया इज इनकमिंग पार्ट. इफ एन इंडियन कंपनी इज लेट्स से इन्वेस्टिंग आउटसाइड, जैसे मान लेते हैं एयरटेल जो है अफ्रीका में अपना नेटवर्क बना रहा है, सो एयरटेल
Indian company is trying to make investment outside, that is going to be in the form of expenditure, right? So ये receipts हुआ, ये expenditure हुआ, receipts minus expenditure will give you net, ठीक है? Positive minus negative will give you net. So this is about foreign direct investment. Next we have foreign portfolio investment. Now I have already talked to you about portfolio investment, मैंने आपसे पहले ही बात करी है, राइट? सो अगर आप चाहें तो एज एन इंडिविजुअल इन्वेस्टर निवेश कर लें दूसरे देश के मार्केट्स में, कैपिटल मार्केट्स में, और इफ़ यू वांट यू कैन ऑल्सो टेक द रूट ऑफ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स. So you can simply give them your money and they will now start investing in India's capital market. So foreign portfolio investment में क्या होगा? Foreign portfolio investment में the investment will be made into India's capital market. India's capital market or financial market, whatever it is. ठीक है? So शेयर बाजार में पैसा आएगा, शेयर बाजार में पैसा आएगा, शेयर्स में पैसा आ रहा है, इक्विटी में पैसा लग रहा है, राइट? बॉन्ड्स में पैसा लग रहा है, राइट? सो दिस विल बी कॉल्ड एज फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट. मतलब जहाँ पर वैरायटी ऑफ एसेट्स में निवेश किया जाए, है ना? 20 से अधिक कंपनीज में निवेश किया जा रहा है एक साथ किसी दूसरे देश के कैपिटल मार्केट में, राइट? Now on the face of it, if I compare foreign portfolio investment and foreign direct investment, out of the two, which one is better? So I mean, any given day, foreign direct investment is the better one out of the two. अगर आप compare करके देखेंगे, right, you will find that foreign direct investment is the better of the two. Why is it better? है ना? Better इसलिए है because foreign direct investment results in not just investment into a sector in the country, so it will bring capital with it, right? And that capital is not going to be for short term. ये जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है, ये इन्वेस्टमेंट कम समय के लिए नहीं है, छोटे समय के लिए नहीं है, राइट? ये ऐसा नहीं है कि सुबह आया शाम को चला गया, राइट? दिस इन्वेस्टमेंट इज बीइंग मेड फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है, 5 साल 10 साल कुछ तो होराइजन लेके चलेगी कंपनी बाहर से अगर निवेश कर रही है तो. सो दिस इज कमिंग फॉर अ लॉन्गर पीरियड इन टाइम एंड देयर बाय this will bring with itself good management practices, this will bring good business practices, this will bring better technology, right, and many more things. So कहीं ना कहीं reform होगा सेक्टर में, right? Competition जो है, the competing companies, domestic companies that we have will also try and upgrade their goods, will also try and upgrade their product. ठीक है ना? जैसे टेलीकॉम की बात करें तो टेलीकॉम में अगर डोमेस्टिक कंपनी ऑपरेट करती रहती तो भाई आपको जो है हो सकता है कि अभी भी डेटा पैक्स महंगे मिल रहे होते हैं, है ना? हो सकता है कि अभी भी हम 3G पे ही चल रहे होते. लेकिन फॉरेन कंपनीज के आने से क्या है, कंपटीशन भी बढ़ जाता है, जिससे ऑटोमेटिकली कंज्यूमर के एंड पर जो गुड्स एंड सर्विसेज का जो नेचर है, राइट, जो रिफाइनमेंट है, दैट कैन ऑल्सो बी सीन डायरेक्टली. सो at any given point in time we will say that FDI out of the two is a much better investment compared to FPI, because FPI is short term, can move out at any given point in time, right? Also creates volatility in the market. हमें पहले से पता है इसका नाम fly by night money है, right? Hot money है. So this is much more volatile as compared to your foreign direct investment. ठीक है? Now next guys, I introduce the concept of deficit and surplus in my capital account also. है ना? जो हमने पढ़ा है डेफिसिट सरप्लस, वही कॉन्सेप्ट हम कैपिटल अकाउंट में भी इंट्रोड्यूस करते हैं, राइट? सो कैपिटल अकाउंट में भी वी कैन हैव अ सिचुएशन ऑफ डेफिसिट एंड वी कैन हैव अ सिचुएशन ऑफ सरप्लस. कैपिटल अकाउंट डेफिसिट. Similarly, I can also have capital account surplus. Now when will I call this as a deficit? Capital account deficit का मतलब क्या होगा, right? Capital account deficit means that the 5 terms that we have just studied, I add all of them and these 5 together, right, when I add them will end up less than 0, right? तो जो हमने 5 terms अभी पीछे पढ़ी हैं, right? क्या क्या पढ़ी 5 terms? पहला हमने पढ़ा net external assistance plus the second one short term external debt plus the third term which is net ECBs, net external commercial borrowings, plus the fourth term, my fourth term is my NBC, net banking capital, right? And my fifth term जो मेरा 5वां component है, fifth component is my net foreign investment, NFI, जहाँ पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों ले लिया हमने, राइट?
डायरेक्ट भी ले लिया, पोर्टफोलियो भी ले लिया. सो इफ दिस कम्स आउट टू बी लेस देन जीरो, देन इट इज अ डेफिसिट इन कैपिटल अकाउंट. ठीक, इनफ्लो कम है, आउटफ्लो ज़्यादा है. एंड कैपिटल अकाउंट सरप्लस वुड मीन आई अगेन ऐड ऑल दीज फाइव, and now this is more than zero, right? Zero से ये बड़ा निकल के आ गया. Now you have to assess, right? You have to look into and you have to tell me that for India, out of the two, which one do you think is going to be there? भारत के संदर्भ में क्या हमें कैपिटल अकाउंट में डेफिसिट मिलेगा या हमें कैपिटल अकाउंट में सरप्लस की सिचुएशन देखने को मिलेगी? So from India's perspective, you have to find out whether we will have capital account deficit or capital account surplus. Take your time, right? You can pause also, take your time and then try and look into this. So I'm sure guys you must have figured it out. Figure out तो कर लिया होगा, right? Deficit है या surplus. So when you compare, when you look at it, you will find for more than 25 years now, India has been able to maintain capital account surplus. भारत के पास surplus की situation है, right? अगर हम ये पांचों components को एक बार ध्यान से देखें, right? First component net external assistance. So भारत जो है external assistance ले रहा था, हमने 60s में ली, right? हमने 80s में लोन लिया IMF से, 90s में लोन लिया. But remember, those loans have been repaid back. And now India is a net contributor to IMF. है ना, भारत जो है वो फंड में पैसा देता है ताकि अगर किसी देश को ज़रूरत हो तो वो लोन ले सके IMF से, राइट? सो इंडिया इज़ अ नेट कॉन्ट्रीब्यूटर टू द फंड, नॉट टेकिंग लोन्स एनी मोर, राइट? सो ये तो नहीं है, राइट? सेकेंड, ये भी नहीं है ज़्यादा, राइट? अगर कुछ इन्वेस्टमेंट आ भी रहा है तो रिसिप्ट के फॉर्म में आ रहा है, राइट? तीसरा वाला ये बड़ा है, राइट? दिस इज इंक्रीज्ड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. आवर कॉर्पोरेट्स हैव बोरोड मनी. ठीक है, हमारे कॉर्पोरेट्स जो हैं वो पैसा ले रहे हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, हम देख रहे हैं चीज़, राइट? तो अगर ले रहे हैं तो रिसिप्ट्स हो गया, हम दे तो नहीं रहे हैं, राइट? सो दिस विल रिजल्ट इनटू रिसिप्ट्स. देन बैंकिंग कैपिटल इज ऑल्सो इंक्रीजिंग. फॉरेनर्स दे हैव स्टार्टेड टू रियलाइज दैट इंडिया इज अ ग्रोइंग इकोनॉमी. इंडियन इकोनॉमी अभी बढ़ रही है ना, एवेन्यूज ऑफ ग्रोथ ज़्यादा हैं एंड देयर बाय द इंटरेस्ट रेट्स आर गोइंग टू रिमेन हाई. और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाने से, राइट, जब भी हम देखते हैं कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ रही है तो इकोनॉमी अपने आप बेटर परफॉर्म करता है. सो दैट ऑल्सो एनहांसेस द कॉन्फिडेंस ऑफ फॉरेन इन्वेस्टर्स, राइट? So both of these components have been increasing over the period of time and this is the reason why India has been able to maintain a surplus in this account. So इस account में हमें capital account में हमें surplus देखने को मिलता है. In fact for past more than 25 years, right, India has been witnessing a capital account surplus. ठीक है. Next, one thing that you need to also understand here, एक बात और भी समझनी है, right? I have told you that when it comes to current account and capital account, है ना, अगर मैं दोनों को लूँ तो मुझे पता है कि भाई मेरा करंट अकाउंट डेफिसिट रहेगा, राइट? बट माई कैपिटल अकाउंट विल गिव मी सरप्लस. मेरा कैपिटल अकाउंट जो है वो सरप्लस की कंडीशन दे देगा, है ना, विच ऑल्सो इज टेलिंग अस द फैक्ट दैट इट इज़ दिस कैपिटल अकाउंट सरप्लस ओनली विच इज़ हेल्पिंग अस to fuel or to help I mean it is helping us to buy these critical imports that we want, है ना? जो भारत का जो कंजम्पशन है, जो इंपोर्ट्स के टर्म में हमें नज़र आता है, उसे सपोर्ट करने में ये भी अपने आप में एक बहुत अहम भूमिका निभा रहा है. ठीक है. सो नाउ इफ़ आई क्लब दीज टू, अब मान लीजिए मैं दोनों अकाउंट्स को क्लब करता हूँ, राइट? आई विल कम टू माई द कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, डेफिसिट और सरप्लस. सो आई क्लब माई करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट. Current account and capital account, and if this number is less than zero, then I say this is nothing but balance of payment account deficit या BOP deficit. And if current account and capital account is more than zero, then I say it is nothing but balance of payment
बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस, बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस, ठीक है। अब आप ज़रा एक बार फिगर आउट करके देखो, राइट, कि भारत के लिए इनमें से कौन सी कंडीशन ट्रू होगी, वेदर वी विल हैव अ बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट और अ बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस। सोचो, राइट, कि क्या हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट इतना ज़्यादा है कि वो कैपिटल अकाउंट के सरप्लस को भी खा जाएगा, और आर कैपिटल अकाउंट सरप्लस इज़ हायर, राइट, ये ज़्यादा है, सो दिस इज़ एम्पल इनफ टू बैलेंस अस, राइट, or to have a balance of payment surplus overall, ठीक है। Okay, so guys, I believe you must have figured this out by now. So do we have balance of payment deficit or balance of payment surplus? Now please understand that this is something that can be determined for a particular period in time, right? हमने आज एंटायर लेक्चर में यही देखा है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट में दो अकाउंट्स हैं, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, और उनके अंदर डिफरेंट सेट ऑफ टर्म्स हैं, डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, एंड देयर बाय देयर आर टू मेनी पैरामीटर्स बेस्ड ऑन विच द बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट कैन एंड अप इन डेफिसिट और कैन एंड अप इन सरप्लस, राइट। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट if you give us a particular period in time based on the conditions, based on imports, exports, right, based on different set of terms acting up, we can then determine whether we have deficit or surplus, right. Generalizing this is going to be next to very difficult, है ना, बहुत ही मुश्किल होगा इसको जनरलाइज कर पाना, क्योंकि इस पूरे अकाउंट में कोई भी टर्म, कोई भी एक कंपोनेंट एक्ट अप कर सकता है, ठीक है। जैसे इंपोर्ट ऑफ गुड्स ही है, सो मान लीजिए इंटरनेशनल क्रूड प्राइस बहुत तेज़ी से बढ़ जाए, बहुत ड्रास्टिकली चेंज करना शुरू कर दें, सो दैट एंटायरली विल पुल द एंटायर बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट इनटू डेफिसिट बिकॉज ऑफ करंट अकाउंट गोइंग इनटू डेफिसिट, है ना। सो उसका जो एक्सटेंट है बहुत नेगेटिव हो जाएगा, तो कैपिटल अकाउंट जो है वो बैलेंस अप ही नहीं कर पाएगा, राइट, कितना भी सरप्लस क्यों ना हो। अब यहाँ पे कैपिटल अकाउंट सरप्लस में भी जो सरप्लस में रिजल्ट कर रहा है, जैसे कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रहा है, इफ दिस स्टार्ट्स एक्टिंग अप, राइट, या नेट फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट स्टार्ट्स एक्टिंग अप, सो you have to understand that there are n number of different components which can act up because of which balance of payment deficit or surplus situation may get affected, right. so हम year on year basis पे निकाल सकते हैं, right. मेजरली जो सिचुएशन रहती है कंट्री में वो ये रहती है कि जो हमारा अटेम्प्ट रहता है वो ये रहता है that whatever is the deficit in current account should be balanced with the capital account surplus. So the idea is to have some a bit of surplus here, राइट। सो ज़्यादातर सिचुएशन में तो अभी सरप्लस ही देखने को मिला है, क्योंकि भारत अपने आप में भुक्तभोगी भी रहा है, राइट ना। इंडिया हैज़ फेस्ड दिस काइंड ऑफ सिचुएशन डायरेक्टली ट्वाइस, राइट, इन द फॉर्म ऑफ नॉट जस्ट डेफिसिट बट इन द फॉर्म ऑफ बीओपी क्राइसिस इन इटसेल्फ, right. So India is very much experienced in terms of facing a BOP crisis, and thereby, right, our experience tells us that there has to be, I mean, that there has to be some kind of balancing component which must be there in the balance of payment account also, है ना. So इसमें जो एक account जो linked है, right, is the third part of balance of payment account, which is itself called as international forex reserves account. So इससे जो जुड़ा हुआ aspect है ना, आप इसके थ्रू समझिएगा. The third account in balance of payment is international forex reserves account. I hope you can recall it from functions of RBI. There I had taught you that RBI is custodian of forex reserves, and I had explained you that in that account RBI will try and maintain not just hard currencies but even soft currencies. RBI वहाँ पर हर तरह की करेंसी मेंटेन करने की कोशिश करेगा, और ख़ासकर वो करेंसी ज़रूर मेंटेन करेगा जिनमें भारत ट्रेड कर रहा है ना, जिन देशों के साथ ट्रेड कर रहा है, राइट. सो ये जो इंटरनेशनल फॉरेक्स रिजर्व्स अकाउंट है, ये बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट में. कैसे क्रूशियल रोल प्ले करेगा? सी, व्हेनेवर बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट विल एंड अप इन अ डेफिसिट. सो लेट्स से देयर इज एनी सिचुएशन बिकॉज ऑफ विच करंट अकाउंट डेफिसिट डिक्रीजेस. मान लेते हैं क्रूड ऑयल के दाम बहुत तेज़ी से बढ़ गए, राइट. 3 महीने में ही मान लीजिए ट्वाइस हो जाते हैं, थ्राइस हो जाते हैं, राइट. सो दिस विल रिजल्ट इनटू बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट डेफिनेटली. नाउ इन ऑर्डर टू बैलेंस इट, है ना, इंपोर्ट्स को अफोर्ड करने के लिए आप कहाँ से फॉरेन करेंसी लाएंगे, राइट. सो यू कैन टेक फॉरेन करेंसी फ्रॉम योर रिजर्व्स इटसेल्फ, राइट. सो क्या होता है यहाँ पर, व्हेनेवर वी हैव बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट,
balance of payment deficit will lead to international forex reserves decreasing. इंटरनेशनल फॉरेक्स रिजर्व्स अकाउंट डिक्रीजिंग, राइट. फॉर एग्जांपल मान लीजिए भारत के पास 610 बिलियन डॉलर का रिजर्व है, 610 बिलियन डॉलर का रिजर्व है. मान लेते हैं इस साल डेफिसिट हुआ, तो हमें कैसे पता चलेगा डेफिसिट हुआ? डेफिसिट सिचुएशन विल डेफिनेटली लीड टू आवर फॉरेक्स रिजर्व्स डिप्लीटिंग. सो अगर भारत का फॉरेक्स रिजर्व डिप्लीट कर रहा है, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं डेफिसिट की सिचुएशन बनी हुई है बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट में, राइट. वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू, राइट, कि भाई अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस होगा, इफ इट इज अ केस ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस, देन इट विल लीड टू इंटरनेशनल फॉरेक्स रिजर्व्स इंक्रीजिंग. सो हमारे जो फॉरेक्स रिजर्व्स अकाउंट है इसमें इंक्रीज नजर आएगा, ठीक है. सो बैलेंस ऑफ सरप्लस मीन्स that international forex reserves account or international forex reserves are increasing, and BOP deficit itself would mean that our international forex reserves are decreasing. And I think by now you will understand that this is exactly the reason why the custodian of forex reserve, which is RBI, will maintain currencies of all those countries with which India is trading. भारत जिन भी देशों के साथ ट्रेड कर रहा है और जहाँ से भी क्रिटिकल नेचर ऑफ इंपोर्ट्स आ रहा होगा, उन सभी देशों की करेंसी मेंटेन करेगा फॉरेक्स रिजर्व्स में, राइट. सो दिस अकाउंट विल कंप्राइज ऑफ अ पोर्टफोलियो ऑफ एसेट्स, ठीक है. ये बात याद रखनी है आपको, दैट दिस अकाउंट कंप्राइजेज ऑफ, वी आर टॉकिंग अबाउट इंटरनेशनल फॉरेक्स रिजर्व्स अकाउंट. So this account comprises of a portfolio, not just single, right, but a portfolio of assets. And when I say portfolio of assets, किसकी assets की बात हो रही है? We are talking about foreign currency assets here, right? So not just one single currency, but multiple currencies like US dollar, right, Canadian dollar, Australian dollar, right, Japanese yen, Chinese RMB, renminbi, ठीक है ना. सो जो भी इंटरनेशनल करेंसीज हैं, यूरो, पाउंड, ये सब मेंटेन यही करेगा. और इसके अलावा हमारे पास SDR और RTR तो है ही, RTP तो है ही, राइट. SDR भी है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स ऑफ IMF, एंड देन आई ऑल्सो हैव रिजर्व ट्रांच पोजीशन, ठीक है ना. सो ये क्या हुआ, आई कैन सी फ्रॉम दिस एंड आई कैन डिड्यूस दैट दिस इज सर्विंग एज मल्टीपल लेवल्स ऑफ सिक्योरिटी, है ना. इकोनॉमी के लिए ये है हमारा सिक्योरिटी कवच. सो दिस इज मल्टीपल लेवल्स ऑफ सिक्योरिटी. दिस विल मेक श्योर दैट no matter what happens, if we have ample amount of foreign currency available, right, we can simply take the foreign currency from this basket and utilize it for our imports, ठीक है. सो ये बना हमारा मल्टीपल लेवल्स ऑफ सिक्योरिटी या सिक्योरिटी बास्केट, ठीक है, सिक्योरिटी बास्केट. सो बहुत सिंपल सा फंडा है यहाँ पर समझने के लिए कि बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट रहता है, राइट. कैसे पता चलेगा हमें? We can simply deduce out that balance of payment deficit would result into international forex reserves depleting. Balance of payment surplus होगा तो forex reserves बढ़ रहे होंगे, right? तो अब मैं डिड्यूस करके कह सकता हूँ कि भाई पिछले कुछ समय से भारत के रिजर्व्स बहुत तेज़ी से बढ़े हैं, राइट. India's forex reserves have increased up and until we face this Russia-Ukraine war, right? I mean, since the beginning of 2022, they were increasing. And we had touched close to $623 billion mark, and then it started to deplete again, right. So at least till this point of January 2022, I can say that India was very much able to maintain a position of balance of payment surplus. But now maybe, right,
because of different of these import factors, I mean increasing in terms of prices internationally, this may be playing a definite role here, है ना. जैसे कि हम देख रहे हैं कि क्रूड ऑयल के दाम बढ़े हैं, है ना, फूड प्राइसेस बढ़े हैं. सो जैसे जैसे ये चीज़ें महंगी हो रही हैं, इंटरनेशनल मार्केट में इनके प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम इसका इम्पैक्ट यहाँ पर भी देख पा रहे हैं कि हमारा फॉरेक्स रिजर्व्स धीरे धीरे कम भी हो रहा है. ठीक है. साथ ही साथ आप एक बात और याद रखिए, यहीं से जुड़ा हुआ फैक्ट है दैट फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट हैज़ गॉन आउट ऑफ द कंट्री इन दिस पास्ट 4-5 months, राइट. वॉर क्या करता है? वॉर ना अनसर्टेन सिचुएशन क्रिएट करता है वेयर इकोनॉमी मे और मे नॉट परफॉर्म, एंड जनरली इन अ सिचुएशन ऑफ वॉर द इन्वेस्टर्स आर वेरी स्केप्टिकल, है ना. कहीं ना कहीं डर लगा रहेगा मन में, मे बी द इकोनॉमी इज़ नॉट एबल टू परफॉर्म, मे बी माई कैपिटल में लूज आउट, राइट. सो इन्वेस्टर्स वुड लाइक टू कीप देयर कैपिटल सेफ एंड देयर बाय दे में पुल देयर मनी फ्रॉम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़. और वही देखने को मिला है, राइट. जब से ये वॉर की सिचुएशन स्टार्ट हुई है, वी हैव सीन अ लॉट ऑफ फ्लाइट कैपिटल टेकिंग प्लेस, है ना. आपने टर्म देखा होगा न्यूज़पेपर्स में, फ्लाइट कैपिटल. सो फ्लाइट कैपिटल क्या हो रहा है? ये फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो भारत में अभी तक लगा हुआ था, है ना. पैंडेमिक की सिचुएशन में अच्छा खासा फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट आया भारत में, ठीक, गया भी है, आया भी है, राइट. बट नाउ आई कैन डेफिनेटली सी दैट अ लॉट ऑफ फॉरेन कैपिटल हैज़ टेकन फ्लाइट, इट हैज़ मूव्ड आउट ऑफ द कंट्री, सो दैट हैज़ ऑल्सो प्लेड अ रोल. कहीं ना कहीं जो हमारा कैपिटल अकाउंट सरप्लस था, उससे भी हिट लगा होगा वहाँ पे, राइट. सो कीपिंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स इन माइंड, कीपिंग ऑल ऑफ दीज फैक्टर्स इन माइंड, राइट, you have to understand the role of international forex reserves also. ठीक है. Next, I want to discuss again a very important question. Is balance of payment deficit good or bad? ठीक है, ये तो है question number 1. This is my question number 1, right? Now, if you say it is good, you have to justify why it is good. If you say bad, then you have to justify why it is bad. ठीक है. सिंपल सा यहाँ पे क्वेश्चन है मेरा कि भाई बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट क्या इकोनॉमी के लिए, मान लीजिए भारत में ही हो रहा है, तो क्या ये अच्छा है या बुरा है? ठीक है. टेक योर टाइम एंड देन ट्राई एंड रिस्पॉन्ड ओवर इट. So I believe somewhere down the line, right, मतलब इतनी अंडरस्टैंडिंग तो डेवलप हो ही गई होगी कि देख के ही समझ में आ रहा होगा कि बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट अच्छा तो नहीं हो सकता, राइट. इट कैन नॉट बी कैटेगराइज्ड एज गुड, एटलीस्ट गुड तो नहीं कह सकते, है ना. बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट हो रहा है, राइट. सो बैलेंस ऑफ पेमेंट इज बैड, ठीक है. इसी से एक और क्वेश्चन निकलता है, राइट. Is BOP deficit always bad? Is BOP deficit always bad? Right? क्या BOP deficit हमेशा ही बुरा है? ठीक है, थोड़ा सोचना है इसके ऊपर. Is BOP deficit always bad? So I believe, again, you must have worked this up, right? That BOP deficit is not always bad. इसका आंसर ये है, it is not always bad. ये कंडीशनल क्वेश्चन है, राइट. इसका जो आंसर आएगा वो ऐसे आएगा, that if a country faces BOP deficit and also has, let's say, high forex reserve, high level of forex reserves, then it is not necessarily bad, है ना. कोई इतना कुछ खास बात नहीं है. It is not necessarily bad. मोमेंटरली है भाई, राइट. हो गया डेफिसिट. फॉर एग्जाम्पल जो है दुनिया में वॉर की सिचुएशन हुई, अनसर्टेनिटी आई, रिसेशन आया, n number of reasons, and let's say the country ends up in BOP deficit, right? So if you have high forex reserves, if you have that level of security, then it is not exactly bad, right?
मतलब जिस डिग्री का है वो बीओपी डेफिसिट, राइट, और आपके पास फॉरेक्स रिजर्व्स मैग्नीट्यूड में बहुत हाई है ना। मान लीजिए $10 बिलियन या $5 बिलियन का आपके पास डेफिसिट आया और आपके पास पहले से 500-600 बिलियन डॉलर का आपके पास रिजर्व है, राइट। तो 5-10 बिलियन डॉलर निकाल भी लेंगे तो इतना कुछ खास फर्क नहीं पड़ जाएगा, ठीक है ना। फॉरेक्स रिजर्व्स तो फिर से बिल्डअप हो जाएंगे, नो प्रॉब्लम एट ऑल, राइट। बट व्हेन वुड यू से दैट दिस इज बैड, राइट? इफ यू हैव साइमल्टेनियस अकरेंस ऑफ बीओपी डेफिसिट विद लो फॉरेक्स रिजर्व्स, then I would say that this is definitely bad. अब ये इसमें कोई शर्त नहीं है, राइट? Now this is definitely bad. सौ प्रतिशत ये खराबी है इकोनॉमी के लिए, है ना। इनफैक्ट यही अपने आप में डिनोट भी करता है द डिटोरिएटिंग नेचर को, राइट, द डिटोरिएटिंग नेचर ऑफ द इकोनॉमी। जैसे पेशेंट होता है ना, मरीज़ को लेके गए अस्पताल में, अब हम कह रहे हैं कि इसकी हालत ख़राब से ख़राब, बदतर से बदतर होती जा रही है, ख़राब से बदतर की तरफ जा रही है, राइट। तो वही चीज़ है ये कि बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट हुआ, हाई फॉरेक्स रिजर्व्स है, ठीक है। नाउ इफ लेट्स से वी आर एबल टू टेक पॉलिसी मेजर एंड वी आर एबल टू स्टॉप दिस डेफिसिट, नो प्रॉब्लम एट ऑल, कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट। बट वी आर नॉट एबल टू लर्न आवर लेसन एंड देन next year again we have a BOP deficit with again forex reserves depleting. Third year again we have a BOP deficit again with forex reserves depleting. And gradually in 8 to 9 years, है ना, 7-8 साल आपके पास डेफिसिट की सिचुएशन बनी हुई है, लगातार बनी हुई है, राइट। इससे क्या होगा, आपके जितने फॉरेक्स रिजर्व्स है सब डिप्लीट हो जाएंगे। इसका मतलब आपकी एक्सपोर्ट कैपेबिलिटीज़ जो है वो कहीं ना कहीं एनहांस नहीं हो पा रही है और आपकी इम्पोर्ट सफ़र कर रहा है, राइट। योर एबिलिटी टू इम्पोर्ट इज ऑल्सो सफरिंग, कहीं ना कहीं वो घट रहा है धीरे धीरे, राइट। सो what we need to do is we need to understand that if this becomes the situation with forex reserves low, right, forex reserves आपकी जो है जीरो हो जाएं या बिल्कुल ही नेगेटिव में चली जाएं, right, और BOP डेफिसिट भी अगर आपके पास, ठीक, this is definitely bad and this is what we call as BOP crisis in itself, ठीक है। तो ये जो हमने नीचे सिचुएशन लिखी है इसी को हम कहते हैं BOP क्राइसिस। सो आप कहेंगे कि अब इकोनॉमी जो है वो बीओपी क्राइसिस की सिचुएशन फेस कर रहा है। इट इज़ नॉट जस्ट बीओपी डेफिसिट, इट इज़ नाउ बीओपी क्राइसिस। एंड रिमेंबर, इंडियन इकोनॉमी हैज़ फेस्ड दिस काइंड ऑफ बीओपी क्राइसिस ट्वाइस। हमने जो है 2 बार इस तरह का क्राइसिस फेस किया है। वंस वी फेस दिस काइंड ऑफ क्राइसिस बैक इन 60s, राइट। सो हमने 1960s में लोन लिया IMF से, एंड देन वी अगेन फेस्ड दिस काइंड ऑफ सिचुएशन अगेन ऑफ बीओपी क्राइसिस बैक इन 1990, right, where India had to borrow money, India had to take a loan from IMF again, ठीक है। So BOP crisis. So guys, you can write down the definition of BOP crisis also. लिख लीजिए इसको definition को, BOP crisis. So BOP crisis is defined as if international reserves of a country, if international reserves of a country are not enough to balance deficit, right, to balance the combined deficit in current account and capital account, then situation is called BOP crisis, right. With respect to India, you can give that example also. जैसे मैंने आपको बताया कि भारत के साथ ये 60s में हुआ, है ना।
1966 में जाके भारत को क्राइसिस का सिचुएशन फेस करना पड़ा। सो यहाँ पर जो है बीओपी क्राइसिस हुआ 1966 में है, क्राइसिस अकर्ड इन 1966, बट दैट सिचुएशन डेवलप्ड मच अर्लियर, है ना। जो मैंने बताया ना कि वो ट्रांजिशन है कि कंडीशन जो है वो ख़राब से और ख़राब होती चली जाएगी। सो दैट phase of BOP deficit itself, it started in the year 1956, 57, 58 itself, है ना, and then recurringly you had BOP deficit and then it resulted into BOP crisis in itself. So 1966 में हो रहा है, लेकिन deficit की situation उससे कई पहले बनी हुई है ना। 60 से हम देख पा रहे हैं कि deficit की situation बनी हुई है। Similarly ऐसे 1990 में कहानी यहाँ हुई है, लेकिन 1981 से वी कुड सी दैट डेफिसिट वाज टेकिंग प्लेस इन आवर बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट। ठीक है, रीजंस अलग अलग हैं। इंपोर्ट्स भी मतलब नेचर ऑफ इंपोर्ट्स इज आल्सो डिफरेंट हियर, बट अगेन बोथ दी सिचुएशंस डिपिक्ट बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस फॉर इंडिया, एक 66 में दूसरा 90 में। ठीक है, ओके, सो गाइज लेट्स ट्राई एंड फाइंड आउट व्हाट आर द सॉल्यूशंस टू बीओपी क्राइसिस। Solutions क्या हैं? What are the solutions to BOP crisis? See, any kind of solution to BOP crisis will revolve around two aspects. First will be if somehow we are able to increase the receipts part. अगर हम receipts को बढ़ा दें, ठीक है, तो वो अपने आप में solution बन जाएगा. And second aspect would be if somehow we are able to decrease down on the expenditure part. अब खर्चे कम कर दें बैलेंस ऑफ पेमेंट में, राइट, और आपका जो रिसिप्ट का इंक्रीज है, राइट, रिसिप्ट का जो इंक्रीज है, आई मीन इट कैन बी फास्टर ऑल्सो, इट कैन बी स्लोअर ऑल्सो, बट वन थिंग इज फॉर श्योर दैट इफ डिक्रीज इन एक्सपेंडिचर इज हायर, ये जो है ज़्यादा रेट से ज़्यादा तेज़ी से कम हो रहा है और रिसिप्ट इंक्रीज स्लो भी हो तो भी चल जाएगा, दैट विल ऑल्सो वर्क, राइट. So I believe the very first solution has to be revolve around these two accounts only. जो first two solutions होंगे इसी के इर्द गिर्द घूमेंगे. पहला होगा improvement in current account balance and second would be improvement in capital account balance. Improvement in current account balance and second would be improvement in capital account balance. So when I say improvement in current account balance, right, this is considered to be more of a permanent solution. This is considered to be more of a permanent solution. ये permanent solution क्यों है, right? The answer basically lies in the nature of receipts of current account. If you compare any receipts that come here, right? मतलब आप अगर यहाँ पर देखें तो receipts कैसे आ रही हैं? Receipts आएंगी आपके export से. If you go for export of goods or services, so any receipts that come here, these receipts are of permanent nature, and these receipts do not carry any kind of repayment liability. कोई रीपेमेंट लायबिलिटी नहीं है. और अगर आप इन रिसिप्ट्स को बढ़ा दें, इसका मतलब फॉरेन कैपिटल आपके पास लगातार आ रहा है, आप और एवेन्यूज़ क्रिएट कर रहे हैं, राइट, ऐसे गुड्स तैयार कर रहे हैं, ऐसे इंडस्ट्रीज़ तैयार कर रहे हैं जो गुड्स बना सकें, एक्सपोर्ट कर सकें, राइट, जिससे कि आप जो है अपना रिसिप्ट्स पार्ट बढ़ा पाएँ, राइट. सो दिस हैज़ टू बी आई कैन से मोर ऑफ अ परमानेंट सोल्यूशन. बट अगेन रियलिस्टिक भी बात करनी पड़ेगी, राइट. For example, if the country faces BOP crisis, it becomes very difficult to find those areas where, or to find those industries where you can increase the receipts part, where you can increase the exports part, है ना. तो ये तो एकदम से difficult बन जाएगा कि भाई कंट्री कैसे करे. Alternate ये हो सकता है कि धीरे धीरे जो है कंट्री अपने नॉन क्रिटिकल इम्पोर्ट्स को कट डाउन करे, राइट. द कंट्री शुड स्टार्ट कटिंग डाउन ऑन नॉन क्रिटिकल इम्पोर्ट्स इटसेल्फ. सो जो भी इंपोर्ट्स हैं, क्रिटिकल की तो हम कह ही नहीं सकते, वी कांट से दैट द कंट्री कैन कट डाउन ऑन क्रिटिकल इंपोर्ट्स, एटलीस्ट नॉन क्रिटिकल इंपोर्ट्स शुड बी कट डाउन, राइट.
सो गुड्स और सर्विसेज के टर्म में, गुड्स और सर्विसेज के टर्म में एटलीस्ट जिससे एक्सपेंडिचर हो रहा है, इस एक्सपेंडिचर को लोअर डाउन करने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है, ये हो सकता है सेकंड आस्पेक्ट. देन second solution to BOP crisis is going to be our improvement in capital account balance, है ना. Now if you carefully look at the 5 terms of capital account, यहाँ पर अगर आप 5 terms देखें, जैसे net external assistance, short term external debt, even external commercial borrowings, all of this is nothing but a loan, है ना. ये क्या है? लोन है. चाहे सरकार ले, चाहे हमारी कॉर्पोरेट एंटिटीज़ लें, which means whatever is the amount of money that comes as receipts here, right, is principal amount and thereby we will have to pay some interest over it. हमें समय के साथ ये प्रिंसिपल तो चुकाना ही चुकाना है, साथ साथ इंटरेस्ट भी चुकाना है, which means there is repayment liability. ठीक. Similarly, look at the 4th term, net banking capital. Net banking capital में foreign entity has kept their money with banks in India and now the banks are supposed to pay some interest to them, है ना. कुछ इंटरेस्ट देना ही लगेगा. तो इसका मतलब यहाँ पर भी रीपेमेंट लायबिलिटी है, उधारी तो ले रखा है बैंक ने, राइट. तो प्रिंसिपल जो भी डिपॉजिट किया है वो भी चुकाना है, साथ में इंटरेस्ट भी चुकाना है. 5वां देखो आप, राइट. इफ़ एनी काइंड ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट हैज़ कम इन, चाहे वो डायरेक्ट हो या फिर आपकी इनडायरेक्ट हो, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट हो, इन बोथ द सर्कमस्टांसेस द मनी हैज़ कम विद द इंटेंशन ऑफ मेकिंग प्रॉफिट. सो प्रॉफिट मेकिंग होगी ही होगी, राइट. इसका मतलब ये प्रॉफिट के साथ ही बाहर जाएगा पैसा, ठीक है ना. So you have to understand one thing very clearly. If we compare the receipts of both these accounts, only and only current account receipts are of permanent nature with no repayment liability. But these receipts, they are more in the nature of carrying repayment liability. मतलब यहाँ पर कुछ चुकाना वापस पड़ेगा, ठीक है. और इसीलिए, right, this is the reason why we cannot over rely on this, ठीक है. We cannot over rely on this. For example, if a country faces BOP crisis, it will find very difficult to improve current account. मैं आपको रियलिस्टिक बताता हूँ, ठीक है बात, कि भाई अगर कंट्री में BOP क्राइसिस हुआ है तो करंट अकाउंट बैलेंस को इम्प्रूव कर पाना बहुत मुश्किल होगा, है ना. आप तुरंत तो नहीं निकाल पाओगे ऐसी इंडस्ट्रीज जो आज से आप एक्सपोर्ट कर पाओ. आप तुरंत इम्पोर्ट्स भी कट डाउन नहीं कर पाओगे, टाइम लगेगा इसमें भी, ठीक है ना. सब्सटीट्यूट ढूंढोगे, नॉन क्रिटिकल आइडेंटिफाई करोगे, फिर कट डाउन करने की कोशिश करोगे. लेकिन उसका जो गो टू रिएक्शन होता है ना, द कंट्रीज आई मीन नी जर्क रिएक्शन टू फेसिंग सम काइंड ऑफ BOP डेफिसिट, ग्रेव BOP डेफिसिट, नी जर्क रिएक्शन वुड बी टू गो फॉर इम्प्रूवमेंट इन कैपिटल अकाउंट, ठीक. बट वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट वी कैन नॉट ओवर रिलाई ऑन दिस. आप बार बार लोन लेके, है ना, जो है इस पर ओवर रिलाई नहीं कर सकते, इस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल सकते, ठीक है. उस मोमेंट के लिए हमने लोन लिया, रीपे किया, बट इन द मीन टाइम we need to work around on those sectors which can or which have the capacity to export. Only then, only and only then, right, balance of payment crisis can be averted for a longer period. Otherwise, in due course of time, the economy will again face BOP crisis. तो possibly ये 2 solutions तो हैं ही, right. इसके अलावा और क्या solution हो सकता है? Let's try and figure that out also. So other than this, I believe the third solution generally as suggested by IMF also can be contractionary policy, ठीक है. Can be contractionary policy. Contractionary policy, ठीक है. इसको हम कई बार ऑस्टेरिटी मेजर्स के फॉर्म में भी इसका नाम सुनते हैं. जब भी कोई कंट्री BOP क्राइसिस फेस करता है तो IMF के पास जब लोन लेने जाएगा या IMF जब भी सजेशंस देगा, सो IMF वुड सजेस्ट दैट द कंट्री शुड फॉलो ऑस्टेरिटी मेजर्स, राइट. मतलब अपने जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो कट डाउन करने की कोशिश करे, ठीक. नाउ कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी इज सिंपल. वी नो फॉर अ फैक्ट कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी एंड कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी, राइट. कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी लगाना, फिस्कल पॉलिसी लगा देना, ठीक. आइडिया ये है दैट दिस विल लीड टू लोअर GDP, लोअर इन्फ्लेशन. इससे क्या होगा कि भाई लो रेट से GDP ग्रोथ होगी विद लोअर रेट ऑफ इन्फ्लेशन.
and with this we also understand this will result into low per capita income increase. जो पर कैपिटा इनकम इंक्रीज है वो भी कम रहेगा, है ना. पर कैपिटा इनकम में जो बढ़ोतरी हो रही है, जो इंक्रीज हो रहा है, वो भी बहुत कम रेट से हो रहा है. सो लो पर कैपिटा इंक्रीज ऑल्सो, राइट. दिस मीन्स इफ देर इज लो पर कैपिटा इंक्रीज, दिस विल ऑटोमेटिकली लीड टू लो परचेजिंग पावर, है ना. मतलब अगर लोगों की आय ही बहुत तेजी से नहीं बढ़ रही है तो भाई खरीदने की क्षमता भी बहुत कम बढ़ेगी, राइट. सो देयर विल बी लोअर परचेजिंग पावर. और अगर परचेजिंग पावर कम है, इसका मतलब हम बाहर से इंपोर्ट भी नहीं करेंगे, राइट. वी आर नॉट गोइंग टू ब्रिंग इन गुड्स फ्रॉम आउटसाइड. यस और नो ना. आपने सुना होगा ना जनरली ये बात तो कि भाई हमारा इंपोर्ट डिमांड कम रहेगा. सो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट ये होगा दैट देयर विल बी लो इंपोर्ट डिमांड. सिंपल है ना भाई. किसी की अगर आमदनी बहुत तेज़ी से नहीं बढ़ रही है तो वो नए फ़ोन तो नहीं खरीदेगा, नए लैपटॉप नहीं खरीदेगा, है ना. गैजेट्स चेंज नहीं करेगा इतने फ्रीक्वेंटली. यस और नो. सो देयर इज़ गोइंग टू बी लो इंपोर्ट डिमांड. सो if you have low import demand, this also means that your expenditures decrease in current account. आपके जो import of goods है that is going to decrease, and thereby this is also at times termed as a possible solution to BOP crisis. ठीक है. तो इस नज़रिए से अगर देखें तो इसको भी एक पॉसिबल सोल्यूशन के फॉर्म में कहा जाता है कि ये भी अपने आप में एक तरीका हो सकता है ना, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस को एटलीस्ट थोड़ा सा पैसिफाई करने का, राइट. एंड मेजरली दीज पॉलिसीज़ आर सजेस्टेड बाय IMF ओनली. IMF जब लोन देता है तो ये पॉलिसीज़ अपने आप ही सजेस्ट करता है कंट्रीज़ को कि भाई आप जो है ऑस्टेरिटी मेजर्स के लिए जाइए, ठीक. जहाँ पर आप कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी अडॉप्ट करिए, सरकार को कहेगा आप अपने एक्सपेंडिचर कम करिए, राइट, जो आपके अननेसेसरी एक्सपेंडिचर्स हैं. और मॉनेटरी पॉलिसी के तहत आप जो है रेट्स हाई मेंटेन करिए, पॉलिसी रेट्स, ठीक. But please try and understand that this is something that is not favorable to every country. ये जो पॉलिसी है ना, ये सिचुएशन बाय सिचुएशन डिपेंड करेगा. एंड इट मे बी पॉसिबल दैट इट मे नॉट बी फेवरेबल इनफ टू इम्प्लीमेंट दिस टू अ वेरी हाई डिग्री, राइट. सो अ लॉट ऑफ टाइम्स व्हाट वी हैव सीन इज दैट दीज मूव्स एट टाइम्स आर क्रिटिसाइज्ड बिकॉज एन इकोनॉमी विच इज ऑलरेडी फेसिंग अ प्रॉब्लम, है ना. इकोनॉमी है जो अपने आप में पहले से BOP क्राइसिस फेस कर रही है. आपने क्या किया, आपने सजेस्ट किया कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी. कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी के तहत सरकार जो है फिस्कल पॉलिसी में एक्सपेंडिचर को कट डाउन कर रही है. मतलब सब्सिडीज़ कम कर दिए, राइट, लोगों की सैलरीज नहीं देना या डिले करना, राइट. सो इससे क्या होगा, देयर इज गोइंग टू बी टू मच अनसर्टेनिटी इन द इकोनॉमी. डिमांड में ड्रॉप, राइट, एट अ वेरी फास्ट पेस. इंडस्ट्रीज में क्रम्बल, राइट. ग्रोथ में रिसीड beyond recovery, right. So at times, I mean, these policies are also criticized because if the economy is functioning, the internal economy is functioning, I would say, to that degree where demand is there, right, and if still government goes for excessive contractionary policy, it may actually aggravate the problem. आपकी समस्या को ना बढ़ा देगा. ये बिल्कुल वैसे ही है कि भाई हमारी फिंगर में जो है चोट लगी, इसका मतलब ये नहीं है कि हम पूरी उंगली काट दें या हाथ काट लें, है ना. सिंपल क्या करें, हम वहाँ पे सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करें. जैसे कि हमने देखा इम्प्रूवमेंट इन कैपिटल अकाउंट बैलेंस, है ना, विच कैन गिव अस द डिजायर्ड रिजल्ट ऑल्सो एट दैट मोमेंट इन टाइम. एंड देन इन द मीन टाइम वी ट्राई एंड फाइंड आउट, राइट, सम काइंड ऑफ इंडस्ट्रीज, दो सेक्टर्स विच हैव द कैपेसिटी टू एक्सपोर्ट. लिबरलाइज कर दें, है ना, और सेक्टर्स को फ्लरिश करने दें कि भाई आप एक्सपोर्ट करेंगे, आपसे आता रहेगा फॉरेन करेंसी, एंड देन वी कैन हैव द कैपेसिटी टू इम्पोर्ट. But if, let's say, if a country goes for excessive contractionary fiscal policy rather than recovering, it may just aggravate the problem. क्या होगा, आपका GDP जो है वो रिकवरी के बियॉन्ड चला जाएगा, बहुत तेज़ी से ड्रॉप कर जाएगा, लोगों के इनकम लेवल्स खराब होंगे, राइट, बहुत तेज़ी से गिर जाएंगे. इससे क्या होगा, परचेजिंग पावर बिल्कुल ही डिमिनिश कर जाएगी. एंड देन पीपल विल कम आउट ऑन स्ट्रीट्स, दे विल स्टार्ट फेसिंग प्रॉब्लम्स, राइट. उनका जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं वही कवर अप नहीं हो पाएंगी, ठीक है. तो कई बार क्या होता है कि एज अ सोल्यूशन तो हम बोल रहे हैं, लेकिन दिस में नॉट बी फेवरेबल टू एवरी इकोनॉमी ग्लोबली, ठीक है. सो प्लीज़ ऑल्सो कीप दिस इन माइंड.
सो गाइज लेट्स मूव टू द फोर्थ वन. फोर्थ क्या होगा? So fourth measure that can be taken solution to BOP crisis can be currency devaluation. Currency devaluation. Now we have not studied yet. हमने इसको exactly अभी तक नहीं पढ़ा है. Currency devaluation. तो मैं थोड़ा सा इसे हाईलाइट भी करूँगा. Currency devaluation. तो करेंसी डिवैल्यूएशन कब कहते हैं, राइट? आपको याद रखना है कि करेंसी डिवैल्यूएशन हमेशा सेंट्रल बैंक करेगा या फिर फॉरेन करेंसी रेगुलेटर करेगा, राइट? सो दिस इज ऑलवेज डन बाय सेंट्रल बैंक एंड नॉट बाय मार्केट. This is always done by central bank or foreign currency regulator, where deliberately the domestic currency is devalued. Where deliberately the domestic currency is devalued. ठीक है. सो हम डोमेस्टिक करेंसी को यहाँ पे डीवैल्यू करते हैं. मतलब हमारी अपनी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू कितनी थी? ₹75. हम इसकी वैल्यू को और घटा दें, इसकी वैल्यू को और घटा दें, राइट? सो हम इसे 75 से 80 पे ले जाएं, ₹80 पे ले जाएं. दिस इज कॉल्ड डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी. ठीक है. अब इससे क्या होगा ध्यान से समझना, राइट? सो इफ वी गो फॉर करेंसी डीवैल्यूएशन, this is more likely to result in increase in exports. अब खुद सोच के देखिए, राइट? कि भाई पहले एक एक्सपोर्टर था, $1 में मान लीजिए ये पेंसिल बेच रहा था, राइट? $1 में पेंसिल बेच दे रहा था. तो पहले $1 के बदले उसे मिल रहा था 75. नाउ ही इज सेलिंग इट फॉर सेम $1, बट नाउ ही इज गेटिंग 80. कमा तो वो $1 ही रहा है. पहले 75 मिल रहा था, अब 80 मिल जाएगा, ₹80. ये खर्चा किस में करता है? ही इज़ गोइंग टू प्रोड्यूस इन इंडिया, ही इज़ गोइंग टू लिव इन इंडिया, राइट? ही इज़ गोइंग टू बाय मटीरियल इन इंडिया एंड देयर बाय ही इज़ गोइंग टू स्पेंड इन टर्म्स ऑफ रुपीज़. सो ये 5 क्या हुआ उसे? नेट प्रॉफिट हो रहा है ना. सो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी तो क्या करेगा? अपने एक्सपोर्ट्स बढ़ाएगा. ही इज़ मोर लाइकली टू इंक्रीज एक्सपोर्ट्स. सो इस पॉलिसी से एक्सपोर्ट्स में वृद्धि होती है, एक्सपोर्ट्स बढ़ते हैं, ठीक है? और साथ ही साथ क्या होगा? इम्पोर्ट्स कॉस्टली बनेंगे. So imports are likely to decrease. ये भी पॉसिबिलिटी है कि हमारे जो imports होंगे वो घटेंगे, ठीक है? So with currency devaluation, exports are likely to increase and imports are likely to decrease, right? People those who are getting remittances, ऐसे व्यक्ति जिनको remittances आ रहा है, बाहर से कैपिटल आ रहा है, रिलेटिव्स भेज रहे हैं, राइट? they are going to win, right? They are going to get more value for their capital. उनके लिए तो विन विन सिचुएशन है ना. पहले $10 आ रहा था, अभी भी $10 आ रहा है, लेकिन पहले उसके बदले 750 मिल रहा था, अब 800 मिलेगा $10 के बदले, राइट? सो दोज हु आर गेटिंग रेमिटांसेज विल गेन. FDI, राइट? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो कर रहे हैं, दे विल ऑल्सो गेन. बाहर से कोई कंपनी आ रही है, राइट? भारत में निवेश कर रही है, डिवैल्यूएशन करते ही क्या होगा? उनको गेन होगा, रुपये के टर्म्स में उनका एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, राइट? ऑन द अदर हैंड, इन्वेस्टिंग अब्रॉड विल बिकम अ एक्सपेंसिव अफेयर. मान लीजिए आप एक इन्वेस्टर हैं, आप इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं बाहर, तो भाई अब जो है आपको डॉलर खरीदने के लिए अपनी पॉकेट से शेल आउट ज़्यादा करना पड़ेगा. यू विल हैव टू स्पेंड मोर इन टर्म्स ऑफ रुपीज़ टू परचेज इक्वलेंट अमाउंट ऑफ डॉलर्स, राइट? सो थियोरेटिकली स्पीकिंग, राइट, दिस इज़ अ वेरी गुड सोल्यूशन. ऑन पेपर तो अच्छा लग ही रहा है, ठीक, लेकिन ज़रा प्रैक्टिकली देखो, राइट? लुक एट दिस प्रैक्टिकली. अब हम इसे इंडियन इकोनॉमी पे ही लगाते हैं. लेट्स अप्लाई दिस ऑन इंडियन इकोनॉमी. सो इफ़ यू अप्लाई दिस ऑन इंडियन इकोनॉमी, यू लुक एट इंडियाज एक्सपोर्ट्स. अब भारत के एक्सपोर्ट देखो, राइट? और साथ साथ आप भारत के इंपोर्ट देखो.
सो भारत क्या करता है, इंपोर्ट करता है क्रूड ऑयल, भारत इंपोर्ट करता है अनपॉलिश्ड ज्यूल्स, जेम्स, राइट। बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जहां पे रॉ मटेरियल इंपोर्ट करता है, राइट। एंड देन एट द सेम टाइम यू विल फाइंड इंडिया इज ऑल्सो एक्सपोर्टिंग पेट्रोल एंड डीजल, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, राइट। इंडिया इज एक्सपोर्टिंग पॉलिश्ड जेम्स, इंडिया इज एक्सपोर्टिंग लेट्स से फार्मास्यूटिकल्स, मेडिसिन कर रहा है तो फार्मास्यूटिकल्स हैं, जबकि यहां पे एपीआई इंपोर्ट कर रहा है, ठीक। तो बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं, जैसे गोल्ड यहां पर इंपोर्ट कर रहा है, ठीक, और फिर यही गोल्ड रिफाइन करके एक्सपोर्ट भी कर रहा है, रिफाइंड गोल्ड, कई बार ज्वेलरी ही एक्सपोर्ट कर रहा है। Now if you carefully compare this, right, and if you apply this currency devaluation with respect to Indian economy, you may find this is not a very good solution. ये अपने आप में बहुत अच्छा आइडिया नहीं है भारतीय इकोनॉमी के रिस्पेक्ट में। क्यों? आप जो उम्मीद लगा रहे हो कि भाई इंपोर्ट्स घट जाएंगे और एक्सपोर्ट बढ़ जाएंगे, वो तो नहीं होगा, क्योंकि आपके एक्सपोर्ट ही डायरेक्टली डिपेंडेंट है इंपोर्ट्स पे। Unless and until you import crude, how are you going to refine petrol, diesel, ATF out of it? आपका रिफाइनरी सेक्टर तभी तो परफॉर्म करेगा जब रॉ मटेरियल होगा उसके पास, जो कि अपने आप में क्रूड है। सो जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, राइट, दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन, राइट। होगा ये कि आपके इंपोर्ट्स कॉस्टली हो जाएंगे तो इंपोर्ट कम करोगे आप, राइट, एंड देयर बाय all these industries that are involved, है ना, all these industries which are consuming these things as raw material, all of them, all these industries will face some kind of their growth aspect is going to recede. इनका जो ग्रोथ है वो कहीं ना कहीं कम होगा, और जैसे ग्रोथ कम होगा ऑटोमेटिकली आउटपुट कम होगी, आउटपुट कम होते ही आपके एक्सपोर्ट्स कम हो जाएंगे, ठीक है। सो यू हैव टू कीप दिस इन माइंड दैट अगेन दिस इज अ कंडीशनल सोल्यूशन, दिस मे एंड मे नॉट वर्क फॉर एन इकोनॉमी। You will have to carefully analyze what are the nature of imports and exports for it. अगर आपको दिख रहा है कि बहुत गहरा संबंध है इंपोर्ट एक्सपोर्ट में, बहुत सारे ऐसे सेक्टर डेवलप हो गए हैं इकोनॉमी में जो कि अपने आप में रॉ मटेरियल इंपोर्ट कर रहे हैं और फिर फाइनल गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वैल्यू एडिशन कर रहे हैं, तो भाई फिर आप नहीं सोच सकते। यू कांट थिंक ऑफ करेंसी डिवैल्यूएशन एज अ वेरी गुड बार्गेन, वेरी गुड सोल्यूशन टू बीओपी क्राइसिस। अगर ऐसा नहीं है तो आप कर सकते हैं, मे बी देन यू कैन यूज इट एज अ सोल्यूशन, राइट। So अगर मैं समराइज करूँ, solution to BOP crisis, we have seen 4 solutions. We have seen improvement in current account, we have seen improvement in capital account. Third, we have seen third component that we have seen is austerity measures, right, contractionary policy, and fourth we have seen is your currency devaluation. So if I summarize, one thing is for sure, permanent solution, best solution out of the 4 has to be first one, improvement in current account. फॉर द इंटरमिटेंट पीरियड, है ना, जब वो प्रॉब्लम आ ही गया, है ना, आपने बीओपी क्राइसिस फेस कर ही लिया, उस मोमेंट ऑफ टाइम पे मे बी सेकेंड वन कैन बी ऑफ रिलीफ, सेकेंड वन कैन हेल्प यू, बट इन द इंटरमिटेंट पीरियड जो आपको पीरियड मिल रहा है ना रीपेमेंट जिसमें आप कर रहे हैं, वो रीपेमेंट कैपेबिलिटी डेवलप करेंगे आप, एंड दैट हैज़ टू बी डन बाय फोकसिंग ऑन इंडस्ट्रीज विच हैव द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस एंड एक्सपोर्ट आउटसाइड, राइट। थर्ड, मे एंड मे नॉट वर्क. Fourth, again, may and may not work is again conditional.